हेलो गाइज, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सीपीके मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फिजिक्स स्टार्ट किए हैं। फिजिक्स में हम लघु उत्तरीय अभी प्रश्न देख रहे हैं, लघु उत्तरीय के साथ साथ दीर्घ भी देखेंगे। और इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं मस्ट इम्पॉर्टेंट VVI, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। और वैसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे हों या कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या झारखंड बोर्ड हो, वो सारे बोर्ड के लिए बहुत ही लाभदायक फूल होगा। तो यहाँ कल के वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन देखे थे, आज 11 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया? 11 नंबर क्वेश्चन है कि दो असमान आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाओं को दिखाएं। विद्युत बल रेखाओं, दैट मीन्स विद्युत क्षेत्र रेखा दर्शाना है। दो असमान आवेश, तो देखो असमान, जो रेड कलर का आवेश दिख रहा है वो हमारा क्या है? प्लस है। और जो ब्लू कलर का आवेश दिख रहा है वो क्या है? हमारा माइनस है। तो दो आवेश हैं, इनके बीच बल रेखाएं दर्शाने हैं। तो कुछ नहीं करने हैं, कुछ नहीं आपको करने, सिंपल सा काम है। सिंपल सा देखो हम करके दिखाते हैं। ये हमारा पहला बिंदु, पहला आवेश, ये हमारा दूसरा बिंदु, दूसरा आवेश। यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर दो लाइन ऐसे कर देना, दो लाइन ऐसे कर लेना, दो लाइन ऐसे कर देना, दो लाइन ऐसे कर देना। हमारा विद्युत आवेश यहाँ से जो डायरेक्शन दर्शा देना, आप डायरेक्शन ये दर्शा देना, ये डायरेक्शन है हमारा, ये डायरेक्शन है। तो अब देखो ऐसे आप कर लोगे, आप ऐसे कर लोगे ना, ऐसे डायरेक्शन होगा, ऐसे। तो ये हमारे जो हैं विद्युत आवेश, विद्युत प्लस Q और माइनस Q के आवेश की जो आसपास ये जो लाइन दिख रहे हैं, ये हमारा क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। जैसा कि चुंबक का दिखाए थे ना भाई, जैसा चुंबक आप दर्शाते हो वैसे ही आप इसको दर्शा दीजिएगा। एनी प्रॉब्लम? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आप देखो क्या करो, हम PDF भेज देंगे, आपकी मोबाइल पर हम PDF भेज देंगे। तो अब अगर आप व्हाट्सएप से जुड़े हो तो दो असमान आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाएं हो गया। क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सांधारित्र से आप क्या समझते हो? सांधारित्र दैट मीन्स कैपेसिटर से आप क्या समझते हो? संधारित्र यानी कैपेसिटर से आप क्या समझते हो? इसकी धारिता को भी बताएं, इसकी धारिता को भी बताएं। अथवा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कि संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हो? तो देखो यहाँ दो क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, एक संधारित्र और एक संधारित्र की धारिता, एक संधारित्र और एक संधारित्र की धारिता। अब पढ़ेंगे संधारित्र क्या होता है या संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं संधारित्र वैसी व्यवस्था जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है, उसे संधारित्र कहते हैं। संधारित्र क्या होता है? वैसी व्यवस्था। संधारित्र एक प्रकार की व्यवस्था है। वैसी व्यवस्था जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है, उसे क्या कहते हैं भैया? उसे क्या कहते हैं? उसे संधारित्र कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लो, वैसी व्यवस्था जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, यानी जिसका आकार है उसको परिवर्तन नहीं करना है, जिसका आकार है उसको परिवर्तन नहीं किया, बिना परिवर्तन किए हुए उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, वैसी व्यवस्था को संधारित्र कहा जाता है। बहुत आसान, वैसी व्यवस्था जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता क्या है भैया? संधारित्र की धारिता पर ध्यान देते हैं। अब संधारित्र की धारिता जो है हमारा, संधारित्र के दोनों प्लेटों पर उत्पन्न आवेश तथा उनके बीच के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र की धारिता क्या है? जो संधारित्र की धारिता जो है, एक बार समझिएगा जरा, संधारित्र की धारिता क्या है? संधारित्र की धारिता कि संधारित्र यानी कि C बराबर क्या होता है? C बराबर होता है Q बटा में V। अब ये Q क्या है? आवेश। Q क्या है? आवेश। और ये हमारा V क्या है? V जो है हमारा विभवांतर। V क्या है? विभवांतर। और हमारा C क्या है? संधारित्र।
यानी हम क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि संधारित्र दोनों प्लेटों पर उत्पन्न आवेश, दो प्लेट होंगे और दोनों प्लेटों पर उत्पन्न आवेश, दो प्लेट होंगे। बात समझो, मान लो पहला प्लेट और दूसरा प्लेट, ये प्लेट प्लस ये प्लेट माइनस, तो इस पर प्लस आवेश उत्पन्न होगा, इस पर माइनस आवेश उत्पन्न होगा। तो यानी कि दोनों प्लेटों पर उत्पन्न आवेश, संधारित्र के दोनों प्लेटों पर उत्पन्न आवेश तथा उनके बीच के जो विभवांतर हैं तथा इनके बीच के जो विभवांतर हैं उनका अनुपात संधारित्र कहलाता है। यानी कि दो प्लेट मान लेते हैं, प्लेट ऐसे होते हैं, ऐसे प्लेट होते हैं, ऐसे प्लेट होते हैं, दो प्लेटों पर उत्पन्न आवेश तथा बीच के विभवांतर के अनुपात को यानी Q/V को संधारित्र कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो अब यहाँ पर हम क्या सीखे, संधारित्र क्या सीखे, वैसी व्यवस्था जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना धारिता बढ़ाई जा सकती है, उसे संधारित्र कहा जाता है। संधारित्र की धारिता क्या है, संधारित्र दोनों प्लेटों पर उत्पन्न आवेश तथा उनके बीच के विभवांतर का अनुपात संधारित्र कहलाता है। ये संधारित्र की धारिता कहते हैं या संधारित्र की धारिता कहलाती है, उसे क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात C = Q/V। आप देखो मेरे पास स्पेस नहीं है या लिखने में मुझको टाइपिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ है, तो आप C = Q/V को आप कैसे लिख सकते हो, C = Q/V आप भी लिख सकते हो। इस तरीक़ा से आप लिख सकते हो C = Q/V, यानी आवेश और विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। आवेश और विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब चलेंगे हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आपके सामने उभर कर आता है कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। जरा कोई बताए मेरे को, संधारित्र का प्रकार क्या हो, कोई भी बता दे भाई, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो संधारित्र और इनके उपयोगों को लिखिए। संधारित्र देखो 3 प्रकार के होते हैं। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो संधारित्र होता है इसको कर देते हैं कलर ये, ठीक है। पहला समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र, तीसरा बेलनाकार संधारित्र। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं एक कॉपी पर नोट करो, एकदम पूरा भरोसा रखो हमको, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये चैलेंज है मेरा। अब यहाँ पर हमारे पास है संधारित्र के मुख्य उपयोग, ये हमको उपयोगों को लिखना है। तो प्रमुख उपयोग, संधारित्र का उपयोग ऊर्जा भंडार के रूप में किया जाता है, यानी ऊर्जा को इकट्ठा करने के रूप में किया जाता है। शक्ति गुणांक को बेहतर बनाने में किया जाता है। कल जो पढ़े थे शक्ति गुणांक के बारे में हम लोग, शक्ति गुणांक को बेहतर बनाने में किया जाता है। और हमारा विद्युत परिपथ के रूप में भी किया जाता है। संधारित्र का प्रयोग विद्युत परिपथ के रूप में भी किया जाता है। 3 उपयोग काफ़ी है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए 2 ही उपयोग दिया था, लेकिन यहाँ पर 3 उपयोग, ऊर्जा भंडारण के रूप में, शक्ति गुणांक के रूप में, विद्युत परिपथ के रूप में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 कह रहा है विद्युत फ्लक्स क्या है। ध्यान से समझिएगा, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक तथा विमा को लिखें। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसके एसआई मात्रक तथा विमा को लिखें। तो हमको समझने है विद्युत फ्लक्स, क्या समझने भैया, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसके एसआई मात्रक तथा विमा को समझना है। जरा ध्यान से समझिएगा, देखो 14 नंबर और 15 नंबर जो क्वेश्चन है सेम है। 14 जरा ध्यान दीजिए, 14 और ये हमारा 15 सेम इसलिए हो गए हैं, जरा ध्यान दो। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक को लिखें। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसके एसआई मात्रक को लिखें। तो थोड़ा सा नंबरिंग से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आप घबराइएगा मत, क्या दिक्कत है। चलो समझ लेते हैं विद्युत फ्लक्स या इसका एसआई मात्रक क्या है, या विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित, ध्यान से समझिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित
किसी सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहता है। एक बार फिर से समझते हैं, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें स्थित इसमें स्थित किसी सतह, तो कोई मान लो यहाँ पर सतह, तो विद्युत क्षेत्र में हमारा कोई सतह होगा, और इस सतह से लंबवत गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं उसकी संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। नॉर्मल सा है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ही नॉर्मल सा है। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात विद्युत फ्लक्स बराबर फाई बराबर EDS cos थीटा। देखो अब विद्युत फ्लक्स का परिभाषा अब SI मात्रक है, तो SI मात्रक नहीं लिख पाए हैं, तो वहीं हम स्टैंडिंग से नंबरिंग से हुई है, तो 14 के बाद 15 में हम लोग समझ पाएंगे। 15 क्वेश्चन को देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है, वही क्वेश्चन है हमारा। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसके SI मात्रक एवं विमा को लिखें। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसके SI मात्रक एवं विमा को लिखें। ठीक है, तो यही विद्युत फ्लक्स वहीं पर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, जिसे फाई से सूचित करते हैं। विद्युत फ्लक्स यानी फाई बराबर EDS cos थीटा। फाई बराबर क्या होगा, EDS cos थीटा। ठीक है, EDS cos थीटा, इसको हम मिटाते हैं। इतना तो पीछे हम समझ पाए हैं। हम लोग देखते हैं आगे कि 1 मिनट इसको इरेज करते हैं यार। हाँ, अब चलते हैं, हम देखते हैं EDS cos थीटा। ये तो फ्लक्स हो गया, फ्लक्स का डिफिनेशन हो गया EDS cos थीटा। अब ये कहा SI मात्रक, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स होता है। ध्यान से देखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। देखो SI मात्रक और मात्रक फिजिक्स में सबसे ज़्यादा पूछता है, तो SI मात्रक सबसे ज़्यादा पूछता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स किसका SI मात्रक, विद्युत फ्लक्स का, यानी न्यूटन, N फॉर न्यूटन, M फॉर मीटर, C फॉर कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। विद्युत फ्लक्स का विमा क्या होता है, ml पावर 3 T के पावर -3 A के पावर -1। ध्यान से देख लो क्या लिखा है, ml के पावर 3 T के पावर -3 A के पावर -1 विद्युत फ्लक्स की विमा होती है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आया विद्युत फ्लक्स क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो समझ में आया ना बाबू। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स में हम लोग क्या पढ़े, विद्युत फ्लक्स में यही पढ़े कि विद्युत क्षेत्र में स्थित सतह के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई से सूचित करते हैं। फाई बराबर EDS cos थीटा होता है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स होता है। विद्युत फ्लक्स का विमा ml के पावर 3 T के पावर -3 A के पावर -1 यानी A इनवर्स होता है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट 16 नंबर पर। 16 नंबर को देखते हैं, किसी चालक की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो चालक की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला, चालक के क्षेत्रफल पर, दूसरा अन्य चालकों की उपस्थिति पर, तीसरा माध्यम पर। किसी चालक की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला, चालक के क्षेत्रफल पर, अन्य चालकों की उपस्थिति पर और माध्यम पर। चालक के क्षेत्रफल, अन्य चालकों की उपस्थिति और माध्यम पर। अब हम 17 को देखेंगे। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक और विमीय सूत्र लिखें। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक और विमीय सूत्र लिखें। इस क्वेश्चन को तैयार करने में हमको लगभग 45 से 50 मिनट लगा है। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक और विमीय सूत्र लिखें। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक C कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2 होता है।
विद्युतशीलता का मात्रक मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक कूलम्ब, ध्यान से समझना ध्यान से इस पार्ट को, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2। ये मात्रक, अगर इसके एसआई मात्रक की बात करें हम लोग, इसके एसआई मात्रक की हम लोग जब बात करें तो इसके एसआई मात्रक होंगे भैया फैराड पर मीटर, फैराड एफ पर फैराड पर मीटर। ये हमारा क्या है एसआई मात्रक। ऐसे केवल मात्रक की जब बातें की जाए, जब केवल मात्रक की बातें की जाए तो केवल मात्रक में आप तो देख लिए ना, क्या देखिए आप केवल मात्रक में, तो केवल मात्रक में देखिए कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2। ओके। अब विमीय सूत्र देखो हर जगह हम क्वेश्चन बैंक देखे, मॉडल पेपर देखे, हर जगह मिस्टेक था, हर जगह गलती दिया था, हर जगह ही गलती दिया था। इसलिए हम देखो ये एकदम सटीक विद्युतशीलता का विमीय सूत्र हम खुद से निकाले हैं, विमीय सूत्र खुद से किए हैं। आप देखो क्या गलती दिया हम बताएंगे। देखो विद्युतशीलता का विमीय सूत्र सही में क्या होगा, सही में क्या होगा तो मीटर इनवर्स लीटर के पावर एल के पावर लंबाई होता है, लेंथ होता है, एल के पावर -3 टी के पावर 4 और ए के पावर 2 ये होता है। एम के पावर -1 एल के पावर -3 टी के पावर 4 एम ए के पावर 2 ये होता है। अब जो गलती दिया है वो क्या दिया है कि एल के पावर -3 न दे करके -2 दे दिया है, जो गलत है। तो आप हमेशा अब यह विद्युतशीलता मुक्त आकाश में विद्युतशीलता याद कर लीजिएगा, एम के पावर -1 एल के पावर -3 टी के पावर 5 डी के पावर 4 इंटू ए के पावर 2। आई होप आप समझ पा रहे हो। अब चले नेक्स्ट हमारा क्या है 18 ध्रुवीय तथा अध्रुवीय परावैद्युत से आप क्या समझते हैं। ध्रुवीय तथा अध्रुवीय परावैद्युत से आप क्या समझते हैं, ध्रुवीय तथा अध्रुवीय परावैद्युत से आप क्या समझते हैं। आप बताओ आप क्या समझते हो ध्रुवीय तथा अध्रुवीय परावैद्युत से, आप ही बता दो आप क्या समझते हो जरा। ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो ध्रुवीय परावैद्युत देखो क्या होता है, वैसे परावैद्युत जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र अलग अलग हो, धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र अलग अलग हो उसे ध्रुवीय कहा जाता है। धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र अलग अलग हो, वैसे परावैद्युत जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र अलग अलग हो उसे ध्रुवीय परावैद्युत कहा जाता है। अध्रुवीय तो वैसे परावैद्युत जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र एक ही हो, अगर केंद्र एक ही हो अध्रुवीय, अगर केंद्र अलग अलग हो तो ध्रुवीय कहा जाएगा। एकदम सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। ध्रुवीय परावैद्युत वैसे परावैद्युत जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र अलग अलग हो उसे ध्रुवीय परावैद्युत कहा जाता है। जैसे HCl H2O, ये HCl H2O जो है हमारा ध्रुवीय परावैद्युत का उदाहरण है। अध्रुवीय क्या था कि वैसे परावैद्युत जिसमें धन आवेश तथा ऋण आवेश का केंद्र एक ही पर हो, जब एक ही पर होगा तो अध्रुवीय और अलग अलग होगा तो ध्रुवीय परावैद्युत कही जाएगी। अर्थात संपातीय उसे अध्रुवीय परावैद्युत कहा जाता है। कुछ देखो इसके उदाहरण क्या है, H2O2 और CO2 यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे अध्रुवीय परावैद्युत के उदाहरण हैं। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट है जिससे आप अंतर भी लिख सकते हो। अगर पूछेगा आपके एग्जाम में कि ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत में अंतर स्पष्ट करें तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट यहाँ पर दे दिए हैं और ध्रुवीय के लिए और अध्रुवीय के लिए, यहाँ पर अध्रुवीय के लिए अध्रुवीय, यहाँ पर ध्रुवीय, यहाँ पर अध्रुवीय कर देना। ध्रुवीय परावैद्युत का अस्थाई द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ध्रुवीय परावैद्युत का अस्थाई द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और ध्रुवीय परावैद्युत का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसका अस्थाई होता है द्विध्रुव गुण, इसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, शून्य द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण मतलब एक ही पर जब आवेश ही है, जब एक ही पर प्लस का और माइनस की आवेश है तो जीरो संपाती होना तो जीरो हो जाना, उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाना। द्विध्रुव आघूर्ण क्या पढ़े थे हम लोग, द्विध्रुव आघूर्ण दो आवेशों के बीच की दूरी और हमारे आवेश के गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता था। जब दूरिये नहीं रहेगा
जब ध्रुवीय नहीं रहेगा भैया तो शून्य ही होगा ना। शून्य द्विध्रुव अध्रुवीय परावैद्युत के द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, ध्रुवीय परावैद्युत के द्विध्रुव आघूर्ण अस्थाई होता है, यानी कुछ न कुछ रहता है। अस्थाई मतलब कुछ न कुछ रहता है। ठीक है, अब चलते हैं 18 के बाद 19 पर। 19 क्या है हम लोगों का, ये समझते हैं भैया। 19 हम लोगों का एक आवेशित संधारित्र और सेल में क्या अंतर है। एक आवेशित संधारित्र और सेल में क्या अंतर है, तो ध्यान देना। आवेशित संधारित्र संचित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आवेशित संधारित्र जो होता है संचित, जो आवेशित संधारित्र आवेश इकट्ठा के लिए रहता है, वो अपने अंदर आवेश इकट्ठा के लिए रहता है और उसी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी आवेशित संधारित्र जो होता है, आवेशित संधारित्र जो होता है संचित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी बदलता है। आवेशित संधारित्र सेल जो होता है, वो सेल क्या करता है कि नियत विभवांतर पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल दैट मीन्स एक प्रकार की बैटरी हम बोल सकते हैं। सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा, उसमें एक क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो रासायनिक क्रिया को रासायनिक क्रिया से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगा और उसी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, सेल के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रियाएं होने के कारण उसमें रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होता है और रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सेल का काम है। एक बार इसको फिर से समझते हैं, एक बार फिर से समझेंगे हम लोग कि आवेशित संधारित्र और सेल में क्या होता है। आवेशित संधारित्र संचित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और सेल का काम क्या है, सेल का काम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आवेशित संधारित्र संचित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जबकि सेल नियत विभवांतर पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत बल क्या होता है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहा जाता है, जो पहले ही पढ़ा देना चाहिए था लेकिन हम आज पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ाए देखिए तो पढ़ा दे रहे हैं। विद्युत बल क्या है, तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल विद्युत बल कहलाता है। जो भी दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल विद्युत बल कहलाता है। आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे को बहुत दिल को सुकून मिलेगा। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर आप नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और आपको भी हम मोटिव करते रहें, आपके लिए मेहनत करते रहें। तो दिल के बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।